मंजर देखा वह यकीन से परे था। हमारा दोस्त फर्श पर पड़ा हुआ था। नल से पानी अब भी बह रहा था, मगर वह नहाने गया ही नहीं था। उसके कपड़े वैसे ही थे जैसे वह बैठा हुआ था, मगर वह अब इस दुनिया में नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे दबा दिया हो, या किसी अनदेखी ताकत ने अंदर ही अंदर उसकी सांस रोक दी हो। उसके चेहरे पर भी वही डर था जो सुनील के चेहरे पर था। फिर वही हंगामा मच गया। पुलिस बुलाई गई, बयान हुए, सवाल पूछे गए। सब कुछ मेरे ही घर में हो रहा था। लोग हमें ऐसे देखने लगे थे जैसे हम किसी बड़े जुर्म में शामिल हों, मगर मेरे खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। पुलिस भी समझ नहीं पा रही थी कि 4 हफ्तों के अंदर 2 नौजवान लड़के अचानक इस तरह कैसे मर सकते हैं। यह सब अब मेरे लिए एक डरावना सपना बनता जा रहा था। एक ऐसा सपना जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। जैसे कोई इन सब के पीछे है, जैसे कोई उनसे बदला ले रहा हो, जैसे किरण की आत्मा अब तक चैन में न हो। अब हम 4 दोस्त ही रह गए थे, मुझे मिलाकर। हालात अब बहुत ही खराब हो चुके थे। हर एक के दिल में डर बैठ गया था। सबके चेहरों से मुस्कान गायब हो चुकी थी। सबके मन में एक ही सवाल था, आखिर ये सब हो क्या रहा है? मेरे एक दोस्त ने कांपती हुई आवाज में कहा, कहीं ये सब किरण तो नहीं कर रही? मैं चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। फिर जबरदस्ती हंसी निकालने की कोशिश की और कहा, पागल हो गए हो? वह ये सब कैसे कर सकती है? हमने खुद उसे दफनाया था। अपनी आंखों से देखा था कि वह इस दुनिया में नहीं रही। वह बोला, लेकिन हमने उसका अंतिम संस्कार तो नहीं किया था ना? और जिन लोगों का अंतिम संस्कार नहीं होता, वे ऐसे ही भटकते रहते हैं। वह वापस आ गई है। मैंने कहा, वह वापस नहीं आ सकती। और वैसे भी वह अकेली थी। उसके आगे पीछे कोई नहीं था। उसे कोई जानता भी नहीं था। तो वह वापस कैसे आ सकती है? ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं, लेकिन अंदर से मेरा दिल भी कांप रहा था। मैं मानने को तैयार नहीं था, मगर दिल के किसी कोने में शक की एक छोटी सी चिंगारी जरूर जल उठी थी। उस वक़्त हम मेरे घर पर नहीं थे, बल्कि शहर के एक कैफ़े में बैठे थे। हमने फैसला किया था कि अब मेरे घर पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि पिछले दोनों हादसे वहीं हुए थे। हम सब ने कॉफ़ी मंगवाई और खामोशी से बैठे रहे। कोई ज्यादा बात नहीं कर रहा था, जैसे हर कोई अपनी ही सोच में डूबा हो। मेरे एक दोस्त ने कहा, यार, पुलिस बार बार बयान ले रही है। हर रोज कोई न कोई अफसर आता है, पूछताछ करता है, नोटिस देता है। कहीं ऐसा न हो कि मुंह से कोई बात निकल जाए, कोई सच्चाई सामने आ जाए। मैंने उसकी तरफ देखा और सख्त लहजे में कहा, अगर मुंह से कुछ निकला तो तुम सबके लिए बुरा होगा, क्योंकि वहां मैं नहीं था, तुम लोग थे। मैंने तो सिर्फ उसे छोड़ा था। वह बोला, ठीक है, लेकिन ये मत भूल कि दोनों दोस्तों के साथ जो कुछ हुआ वह तेरे घर पर हुआ। इसका मतलब है कि कुछ न कुछ तेरे घर से जुड़ा है। कहीं तू ही तो अपनी पत्नी का बदला हम सबसे नहीं ले रहा? ये सुनते ही मेरे अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। मैंने मेज पर हाथ मारा और कहा, किस पत्नी की बात कर रहे हो? मैंने तो उसे कभी पत्नी माना ही नहीं। उसका और मेरा कोई रिश्ता नहीं था। और फिर मैंने खुद उसे तुम लोगों के हवाले किया था। तुम लोगों ने जो करना था, किया, तो मैं बदला क्यों लूंगा? तुम लोग पागल हो गए हो या ज्यादा फिल्में देख ली हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। एक और दोस्त ने गंभीरता से कहा, हो सकता है बात सच हो, क्योंकि दोनों हादसे तेरे घर पर ही हुए हैं। हमारी जिंदगियों में तो कुछ नहीं बदला, मगर तेरे घर पर एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं। हो सकता है वहां कोई भूत या बदरूह हो जो हम सबके पीछे पड़ा हो। मैंने कहा, छोड़ो ये सब फालतू बातें। किरण मर चुकी है। उसकी कब्र मैंने खुद देखी थी। अब कुछ नहीं होने वाला। ये सब इत्तेफाकत है। हम बस बदकिस्मत हो गए हैं। इसी दौरान वेटर आया और हमारे सामने कॉफी के कप रख गया। हम सब ने खामोशी से कॉफी उठाई, मगर जैसे ही पहला घूंट लिया, माहौल में अजीब सा सन्नाटा छा गया। सब चुप हो गए। बस चम्मच के प्याली से टकराने की हल्की सी आवाज आ रही थी। अचानक मेरे सामने बैठे एक दोस्त ने जोर से अपना गला पकड़ लिया और खड़े होने की कोशिश की, मगर लड़खड़ा गया। हम सब घबरा गए। मैंने कहा, क्या हुआ? वह सांस लेने की कोशिश कर रहा था। उसके होंठ नीले पड़ने लगे और उसके मुंह से झाग निकलने लगी। हम सब दौड़कर उसके पास पहुंचे और समझने की कोशिश करने लगे कि हो क्या रहा है। पहले हमें लगा कि शायद कॉफी गलत नली में चली गई हो, या उसे दम घुटने की तकलीफ हो गई हो।
लेकिन जब हमने उसकी हालत देखी तो समझ गए कि यह कोई आम बात नहीं है। किसी ने उसे जहर दे दिया था। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। हमने शोर मचाया, लोगों को बुलाया, वेटर दौड़ता हुआ आया। हमने तुरंत टैक्सी मंगवाई और उसे अस्पताल ले जाने लगे। रास्ते में हर तरफ ट्रैफिक जाम था। हम चिल्ला रहे थे, रास्ता दो, मगर कोई सुन नहीं रहा था। मैंने अपने दोस्त का हाथ पकड़ा, मगर उसकी उंगलियां डीली पड़ चुकी थीं। जब तक हम अस्पताल पहुंचे, वह इस दुनिया से जा चुका था। डॉक्टरों ने कहा कि उसे बहुत ताकतवर जहर दिया गया है। मामला सीधा हत्या का लगता है। पुलिस फिर बुलाई गई। हमसे लंबे लंबे सवाल किए गए। अब हम 3 ही रह गए थे और तीनों के चेहरों से जिंदगी गायब हो चुकी थी। हम सबको यकीन हो गया था कि हमारे पीछे कोई है जो हमें एक एक करके खत्म कर रहा है। हम में से एक दोस्त तुरंत दूसरे शहर भाग गया। वह बोला, मुझे अपनी जान प्यारी है, मैं यहां नहीं रहूंगा। जो दूसरा बचा, उसने खुद को अपने घर में कैद कर लिया। उसने फोन पर कहा, मैं बाहर नहीं निकलूंगा, न ही किसी से मिलूंगा। मैंने कहा, मुझे भी लगता है कि हमें अलग अलग ही रहना चाहिए। और मैं भी अपने घर में कैद हो गया। मुझे बहुत ज्यादा डर महसूस हो रहा था। हर छोटी सी आवाज पर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता था। रात का समय था। तभी अचानक मुझे अपने घर के लॉन से एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी परिचित थी कि मेरे शरीर की नसें सुन्न हो गईं। वह किरण की आवाज थी। वही लहजा, वही नरमी, मगर अब उस आवाज में एक ठंडक थी, जैसे कब्र की हवा उसमें घुल गई हो। मैंने दिल ही दिल में खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ वहम है। लेकिन जैसे ही वह आवाज दोबारा आई, मेरा दिल मानो धड़कना ही भूल गया। मैंने हिम्मत करके खिड़की से बाहर झांका। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। लॉन में वह खड़ी थी, बिल्कुल उसी कपड़ों में जिनमें मैंने उसे आखिरी बार देखा था। उसके चेहरे पर वही खाली भाव थे। उसकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे वह जिंदा भी हो और मरी हुई भी। उसकी त्वचा सफेद पड़ चुकी थी, जैसे उस पर मिट्टी की परत चढ़ गई हो। वह धीरे धीरे मेरे घर की तरफ बढ़ने लगी। मैं समझ गया कि यह किरण की आत्मा है जो वापस आ गई है, और अब वह हम सब से बदला लेने आई है। तभी मेरा फोन बज उठा। स्क्रीन पर मेरे उस दोस्त का नाम था जो दूसरे शहर भाग गया था। मैंने जैसे ही फोन उठाया, उधर से किसी और की आवाज आई। वह एक पुलिस वाला था। उसने कहा, तुम्हारे दोस्त का एक हादसा हो गया है। वह मौके पर ही मर गया। मैंने फोन बंद कर दिया, लेकिन मेरे दिल में एक यकीन जाग चुका था। वह हादसा नहीं था। वह भी किरण के बदले का शिकार बन गया था। बाहर लॉन में वही किरण खड़ी थी और धीरे धीरे मुझे बुला रही थी। मैं इतना डर चुका था कि बोलने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। मेरी जुबान जैसे पत्थर बन गई थी। मेरे शरीर का एक एक हिस्सा कांप रहा था। मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, अब अगली बारी मेरी है। मैंने घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए। डर के मारे बार बार ताले चेक कर रहा था कि कहीं कोई दरवाजा खुला न रह जाए। जैसे ही मैं पीछे हटा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। किरण मेरे घर के अंदर खड़ी थी। वह बिल्कुल खामोश थी और मुझे घूर रही थी। मेरे हाथ कांपने लगे, दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को जमीन पर पड़ा पाया। मेरे सिर में तेज दर्द हो रहा था। मैंने देखा कि किरण मेरे सामने बैठी है। उसके साथ एक लड़की और एक लड़का भी बैठे थे, जिन्हें मैं नहीं जानता था। किरण बिल्कुल सामान्य अंदाज में बैठी थी। उसके चेहरे पर जो डरावना मेकअप था, वह खुद साफ कर रही थी। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में सख्ती। मैंने कांपती आवाज में कहा, तुम जिंदा हो? किरण ने शांत स्वर में जवाब दिया, हाँ, मैं जिंदा हूं। फिर उसने बताया, जिस रात तुम्हारे दोस्तों ने मुझे मिट्टी में दफनाया था, उसके बाद एक आदमी आया था। उसने मुझे कब्र से निकाला क्योंकि मैं जिंदा थी। मेरी सांसें अभी बाकी थीं। वह मुझे अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने मेरा इलाज किया और मैं बच गई। जब मैं ठीक हुई तो मैंने किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे डर लग रहा था। लेकिन बाद में मैंने अपनी एक सहेली और उसके पति को सब कुछ बता दिया। हमने फैसला किया कि तुम सबसे बदला लेंगे, जिन्होंने मेरे साथ यह सब किया। ये सुनते ही मैं कांपने लगा। मेरी जुबान बंद हो गई।
मैंने कहा, किरण, मैंने तो तुम्हें अपने दोस्तों के हवाले किया था। मैं वहां नहीं था। मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। किरण गुस्से में बोली, तुम ही ने मुझे उनके हवाले किया था। तुमने मेरी इज्जत का सौदा किया। मैं तुम्हारी पत्नी थी, तुम्हारी इज्जत थी, लेकिन तुमने मुझे बेच दिया। मैंने गिड़गिड़ाकर कहा, मुझे माफ कर दो। लेकिन वह नहीं मानी। उसने कहा, माफी नहीं, अब बदला मिलेगा। फिर उसके साथ बैठे आदमी ने मुझे एक कागज दिया। जब मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा था कि मैं अपने सभी दोस्तों के कत्ल का जिम्मेदार हूं और मैंने यह सब अपनी पत्नी पर किए गए जुल्म का बदला लेने के लिए किया है। मैं घबरा गया और कहा, यह झूठ है। मैं यह बयान नहीं दूंगा। किरण ने सख्त लहजे में कहा, अगर तुमने यह बयान नहीं दिया तो तुम अभी मर जाओगे। उसके साथ बैठा लड़का मुझे घूरने लगा। मैंने उनकी आंखों में देखा और मुझे यकीन हो गया कि वे सच में मेरी जान ले लेंगे। बेबस होकर मैंने वह बयान पढ़ा और उनकी मर्जी के मुताबिक वीडियो बना दी। उस वीडियो में भी मैंने वही कहा जो उन्होंने मुझसे कहलवाया। किरण ने वह वीडियो तुरंत पुलिस के जांच अधिकारी को भेज दी। फिर वह उठी और बोली, अब तुम कानून के हवाले हो चुके हो और तुम्हारे अंजाम का समय आ गया है। मैं जमीन पर बैठ गया। मेरे दिल में डर और पछतावे की एक लहर उठी। मैंने सोचा, काश उस दिन मैंने यह सब होने नहीं दिया होता। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। पुलिस अंदर आ गई। उन्होंने मुझे पकड़ लिया। उनके हाथों में वही वीडियो और वही कागज था जो मेरे खिलाफ सबूत बन चुका था। मैं समझ गया कि अब मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। मैंने सब कुछ खो दिया था। अब न मैं अपनी सफाई दे सकता था और न ही किसी को यकीन दिला सकता था। मैं बस इतना जानता था कि किरण ने अपने जख्मों का बदला ले लिया था और अब मैं अपने किए की सजा भुगतने जा रहा था। मैं जेल के एक अंधेरे कमरे में बैठा हूं। यहां दिन और रात का फर्क समझ में नहीं आता। बस एक सा अंधेरा है। कभी कभी किसी कैदी की चीख सुनाई देती है तो दिल कांप जाता है। बाकी सब सन्नाटा है। अब मेरे पास कोई नहीं आता, न कोई बात करने वाला, न कोई ऐसा चेहरा जिसे देखकर दिल को जरा सा भी सुकून मिले। मेरे हाथों में हथकड़ियां हैं और आंखों में आंसू जिन्हें मैं रोक नहीं पाता। मैंने जिंदगी में सब कुछ अपनी मर्जी से किया, किसी की बात नहीं मानी। लेकिन आज जो अंजाम मेरे सामने है वह मेरी अपनी कमाई हुई सजा है। मैंने सोचा था कि मैं बहुत चालाक हूं, सबको इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि एक दिन मेरी यही चालाकी मेरे गले का फंदा बन जाएगी। किरण अब शायद कहीं दूर खुश है। अब उसके पास वही घर है जो कभी मेरा हुआ करता था। बाबा की पेंशन और इंश्योरेंस के पैसे भी अब उसी के पास हैं। वह अपनी नई जिंदगी जी रही है और मैं यहाँ जेल की दीवारों के बीच खो चुका हूँ। मैंने सोचा था कि मैं दुनिया को अपने इशारों पर नचाऊंगा, लेकिन आज दुनिया मुझे भूल चुकी है। मैं बस एक नंबर बनकर रह गया हूं, जिसे रोज गिनती के वक्त पुकारा जाता है। जेल में आने के बाद मैं पहली रात भी सो नहीं पाया था। उस रात मुझे लगा कि मेरे सारे दोस्त मेरे चारों ओर खड़े हैं। उनके चेहरों पर वही गुस्सा था जो मैंने उस रात देखा था जब हमने किरण के साथ जुल्म किया था। वे मुझसे पूछ रहे थे, अब खुश है? हम सब मर गए और तू जिंदा बच गया। लेकिन देख, तुझे भी वही अंजाम मिला। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। यहाँ के कैदी भी मुझसे दूर रहते हैं। शायद उन्हें भी मेरे अंदर की बुराई महसूस होती है। जेल की जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। यहाँ वक्त रुकता नहीं, बस चलता रहता है। और इस चलते वक्त में इंसान धीरे धीरे खत्म हो जाता है। यहाँ की रोटी बेस्वाद है, पानी कड़वा है, लेकिन इन सबसे ज्यादा कड़वा वह एहसास है जो दिल के अंदर बैठ गया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जब इंसान जुल्म करता है तो वह पल भर के लिए जीता है, लेकिन उसके बाद मरने से भी बदतर जिंदगी जीता है। मैंने अपने दोस्तों को मरते देखा, मैंने अपने अंजाम को करीब आते देखा, और अब मैं हर दिन मौत का इंतजार कर रहा हूं। मेरे वकील ने कहा है कि 1 महीने बाद मेरी सजा पूरी हो जाएगी। यहां सजा का मतलब मौत है। मेरे लिए यह सजा नहीं, बल्कि सुकून है, क्योंकि अब जीने की कोई इच्छा नहीं बची। मैंने पूरी जिंदगी गलत रास्तों पर चलकर सिर्फ एक बात सीखी है, जब इंसान अपने दिल से इंसानियत निकाल देता है तो वह जिंदा रहकर भी मर जाता है। मैं जेल में कैद जरूर हूं, लेकिन बाहर की दुनिया में कितने ही लोग ऐसे हैं जो आजाद होकर भी कैद हैं।
वे अपने लालच के कैदी हैं, अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं और अपनी अहंकार की जंजीरों में बंधे हैं। मैं भी उन्हीं में से एक था। मैंने किरण को एक खिलौने की तरह समझा और उसी खिलौने ने आज मुझे एक तमाशा बना दिया। जब मैं रात को सोने की कोशिश करता हूं, तो जेल की दीवारों पर किरण की आवाज गूंजती है। वह कहती है, तुमने मेरा शरीर तो तोड़ दिया, लेकिन मेरी आत्मा ने तुम्हें कभी माफ नहीं किया। मैं आंखें बंद करता हूं, तो वह मंजर सामने आ जाता है, जब मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे बेच दिया था। मैं खुद से बार बार कहता हूं, काश मैंने ऐसा न किया होता। काश उस दिन मैंने उनकी बात न मानी होती। लेकिन वक़्त किसी का इंतजार नहीं करता। जब गलती हो जाती है, तो पछतावा इंसान के साथ कब्र तक जाता है। ये जेल मेरी सज़ा नहीं, ये मेरी कब्र है। बस मिट्टी डालने की देर है। मैं हर दिन अपनी मौत के करीब जा रहा हूं। मेरे साथ वाले कैदी कभी-कभी मुझसे पूछते हैं, तुमने क्या किया था? मैं मुस्कुराकर कहता हूं, मैंने अपने भरोसे का कत्ल किया था। मैंने अपनी इंसानियत को दफन किया था। मैंने एक औरत की इज्जत के साथ वह किया, जो किसी जानवर से भी नहीं होना चाहिए। मैंने सिर्फ अपनी अय्याशी के लिए उसे कुर्बान किया, और आज मैं खुद कुर्बान हो रहा हूं। पिछले हफ्ते एक मौलवी जेल आए थे। उन्होंने मुझसे बात की। मैंने उनसे कहा, मेरी माफी कबूल नहीं होगी, क्योंकि मैंने एक इंसान का दिल तोड़ा है। उन्होंने कहा, तौबा हर गुनाह के बाद की जा सकती है, लेकिन शर्त यह है कि इंसान सच में शर्मिंदा हो। मैंने उनके हाथ चूम लिए और कहा, मैं शर्मिंदा हूं, लेकिन मेरा दिल अब भी बेचैन है। उन्होंने कहा, जब तुम मौत के वक्त भगवान को याद करोगे, तो तुम्हारी आत्मा को सुकून मिलेगा। मैं चाहता हूं कि किरण की जिंदगी सुकून में गुजरे। वह कभी मेरी तरह पछतावे में न जिए। मैं अपने हिस्से की आग खुद भुगत चुका हूं। अब किसी और को इस आग में जलने की जरूरत नहीं है। कभी कभी सोचता हूं कि अगर वक़्त वापस आ सकता, तो मैं उस दिन अपने दोस्तों से कहता, नहीं, मैं यह नहीं करूंगा। मैं किरण को अपने घर से निकाल देता, लेकिन उसकी इज्जत पर हाथ नहीं उठने देता। लेकिन वक़्त किसी के लिए नहीं रुकता। मेरे बाबा अगर आज जिंदा होते, तो शायद मुझे देखकर मर जाते। उन्होंने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी मेरे नाम की थी, और मैंने उसे गुनाहों में उड़ा दिया। मैं उनके सपनों का कातिल हूं, और किरण के भरोसे का भी। मैंने सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी बर्बाद किया है। मैंने अपनी जवानी ऐश में गंवा दी, और अब बुढ़ापा जेल की दीवारों में कट रहा है। जब मैं आईने में खुद को देखता हूं, तो पहचान नहीं पाता। मेरा चेहरा बूढ़ा हो गया है, आंखों में रोशनी नहीं रही, शरीर कमजोर हो चुका है। लेकिन दिल पर जो बोझ है, वह हर दिन बढ़ता जा रहा है। अब मैं अक्सर सोचता हूं कि अगर मेरी कहानी कोई सुन ले, तो शायद वह अपनी जिंदगी बदल ले। मैं यह कहानी इसीलिए लिख रहा हूं, ताकि कोई मेरे जैसे अंजाम तक न पहुंचे। दुनिया में इज्जत सबसे कीमती चीज है। एक पल की गलती पूरी जिंदगी बर्बाद कर देती है। मैंने अपने ज़मीर को मारकर जिंदगी जीने की कोशिश की थी, लेकिन ज़मीर के मरने के बाद इंसान जिंदा नहीं रहता, सिर्फ सांस लेता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।